गुड मॉर्निंग क्लास। तो जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी जिसमें का फर्स्ट चैप्टर था आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका फर्स्ट पार्ट कल अपलोड हो चुका था, ठीक है। और आज हम इसका सेकंड लेक्चर करेंगे। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद आप कोई भी बुक उठाइएगा और इसका PYQ बनाइएगा, आपको सारे क्वेश्चन इस क्लास से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम, यानी इंग्लिश से बोलेंगे रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखिए ये आपके क्या हो गया, जो सर्कुलर पाथ बने हुए हैं आपके क्या है, ऑर्बिट है, जिसमें हमने दिखाया आपको के जो है सबसे नाभिक के सबसे नज़दीक का कक्षा है, ऑर्बिट है LMNO। एक बात याद रखिएगा, नाभिक से जो कक्ष जितना दूर होगा, यानी जो ऑर्बिट जितना दूर होगा उसकी एनर्जी लेवल उतनी हाई होगी। अब नाभि के सबसे नज़दीक कौन है, के है, यानी के ऑर्बिट की एनर्जी लेवल जो होगी सबसे कम होगी। उसके बाद एल लेवल उससे अधिक होगा, एल से अधिक एम का होगा, एम से अधिक एन का होगा और सबसे अधिक O होगा। यानी न्यूक्लियस से जितना जो ऑर्बिट जितना दूर है उसकी एनर्जी लेवल उतना ही अधिक होगी। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया है, जो सेल न्यूक्लियस से जितना दूर होगा एनर्जी लेवल उसका उतना ही अधिक होगा। एनर्जी लेवल का क्रम देख लीजिए, के से ज़्यादा किसकी होगा, एल का, एल से ज़्यादा एम की एनर्जी लेवल, एम से ज़्यादा एन की, एन से ज़्यादा ओ की। ऐसे ही आपका ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों को भरते कैसे हैं, तो इसके लिए रूल है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन को कक्षक के ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते हैं, यानी कि पहले हम किस में भरेंगे, के में, उसके बाद किसमें भरेंगे, एल में, उसके बाद किसमें भरेंगे, एम में, उसके बाद किसके भरेंगे, एन का, और फिर भरेंगे ओ का। यानी एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरेंगे। तो यानी सबसे पहले छोटी एनर्जी वाले में यानी के में, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में, फिर ओ में। ऐसे हम क्या करेंगे, कक्षों में इलेक्ट्रॉनों को वितरण करेंगे। सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी याद रखिएगा, जो आउटर मोस्ट सेल होता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस सेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये सेकंड नियम है। जैसे एग्जांपल देखिए, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होता है 13। तो आप भरेंगे कैसे, देखिए KLM। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। कल की क्लास में बताया था 2। 8 में कितने होंगे आपके, 8 होंगे। कितना हो गया, 8 2 10, बचा कितना, 3। तो यही कहा है कि जो आउटर मोस्ट सेल है, यानी कि इसमें क्या आउटर मोस्ट सेल हमारा जो एम है, जिसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, 3, इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। और आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे देखिए, पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19। हमने बताया था 20 तक आपको याद करना होगा, ठीक है। 19 होता है। देखिए KLMN, के में कितने भर जाएंगे, 2, एल में 8, फिर एम में 8। अब इसको ऐड करते चलिए, 8 2 10, 8 18, अभी 19 होता है, बचा कितना, 1। यानी एन में कितना आएगा, 1 आएगा। एन क्या हमारा आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल क्या बोलते हैं हम, बैलेंस सेल। और बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उसे क्या बोलते हैं हम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही देखिए कैल्शियम का है और ऐसे ही ऑक्सीजन का। तो आप इसको निकाल लीजिएगा। और ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए सेल। सेल क्या है, 2D। हमने कल बताया था ना कि जो सेल होता है वो क्या, जैसे कि मैं फार्मूला बताया था आपको 2n²। तो क्या बताया था, n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ सेल को दिखाता है, लेकिन n² किसको दिखाता है, ऑर्बिटल्स को। तो हमने बताया था जो 2D मॉडल है वो सेल है, ठीक है, यानी कक्षक है। और फिर जो n² था वो 3D मॉडल था। तो देखिए के में कितने बताया था, 1, एल में 2, और एम में 3, और एन में 4। अब इनका जो सब सेल है जो 3D मॉडल है, तो देखिए 1 में जो के का है, के किसे दिखाएंगे, एस, एक कक्षा, ठीक है। उप कक्षाएं जो इनकी हैं, एल की कितनी होंगी, 2 उप कक्षाएं, एस और पी। वैसे एम की कितनी होंगी उप कक्षाएं, 3 होंगी, यानी कि एस पी डी। और जो एन है हमारा, उसकी कितनी उप कक्षाएं होंगी, 4, यानी कि एस पी डी एफ, ठीक है। इसको ऐसे हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए के में कितना, 1s, एल में 2s 2p, एल को देखें 2 लिखे हैं ना, तो 2s 2p, एम का 3s 3p 3d, और 4 का 4s 4p 4f, ठीक है। देखिए इसको हम बता रहे, याद करने का तरीका आपका होगा। देखिए KLMN, ठीक है। के 1 2 3 4, इसका नंबरिंग हो गया। अब देखिए 1 में कितने उपकक्षा होंगी, तो केवल एस उपकक्षा होगा।
एल में कितना होता है तो एस पी होता है, तो यहीं से हो जाएगा 2s 2p, ठीक है। और 3 में कितना होगा एस पी डी, यानी कि 3s 3p 3d। और 4 हो जाएगा आपका एस पी डी एफ, यानी कि 4s 4p 4d 4f। इसका वितरण हम ऐसे करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अब आया कक्ष, यानी KLMN। हमने बताया कक्षों की संख्या कितनी होगी, n 2n 3m और 4n। और इसमें उपकक्षा क्या होगी, K में S और L में SP, M में SPD और N में SPDF। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का S में 1s, 2s 2p, 3s 3p 3d और 4s 4p 4d और 4f। इसको ऐसे ही हम भरेंगे आगे। अब देखिए सब कक्षा क्या होता है, यानी सब सेल जो 3D मॉडल है, तो SPDF मैक्सिमम। अब ये रहेगा कि S में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, P में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, D में कितने और F में कितने। तो देखिए S में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे 2, P में कितने भर जाएंगे 6, D में कितने भर जाएंगे 10 और F में कितने भर जाएंगे आपके 14, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब देखिए देखते हैं प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल जो होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो करेंगे अब हम किसमें, सब सेल में, यानी कि 1 एस में, P में, D में, F में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, अबाउ प्रिंसिपल से इसको आइए समझते हैं। देखिए नोट हमने करके यहाँ पे लिखा है कि इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के बस जो बढ़ता स्तर क्रम है, वो क्या आपका 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 4s है, 3d है, 4p है, 4d है, 4f है। इस क्रम को याद रखिएगा। इसी क्रम में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, यानी कि 1s के बाद क्या आएगा 2s, 2s के बाद क्या आएगा 3s, सॉरी 2s के बाद क्या आएगा 2p और 2p के बाद क्या आएगा 3s, 3s के बाद 3p। अब यहाँ याद रखिएगा 3p के बाद आएगा 4s, 4s के बाद आएगा 3d, क्योंकि जो 3d का एनर्जी लेवल है वो 4s से ज़्यादा होता है, इसलिए 4s कम है तो 4s पहले आएगा, यानी 4s 3d 4p और 4d 4f। अब स्कैंडियम ले लेते हैं। स्कैंडियम की परमाणु क्रमांक कितना होता है 21, तो भरिए। अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, यानी इसको आप भर के देखिए पहला होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। काउंट कर लीजिए, तो 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और D1 में 1 भरेंगे, यानी कि पहले यस का सेल भरेंगे, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो फिर अब डी में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 2 अपवाद हैं, उन अपवाद को आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें क्या होगा कि पहले डी में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद एस में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। इसके 2 मतलब आपको अपवाद मिलेंगे, आप उसको याद रखिएगा। अब देखिए आर्गन का कितना होता है 18 होता है, तो देखिए 2 4 6, यानी कितना हो गया 10 10 2 12 12 6 18। तो आप ऐसे ही क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते चले जाएंगे। अब आगे देखिएगा, देखिए टाइटेनियम का, तो आर्गन के बाद आपका देखिए आर्गन कितना होता है 18 पे, तो 18 के बाद कितना होता है 18 2 20 20 2 22। वेनेडियम में कितना होता है 23, तो 18 क्या हो गया 18, ये आपका इनर्ट गैस का होता है, ठीक है। तो ये स्टेबल होती हैं, तो इनके बाद आप कन्फिग्रेशन कर सकते हैं आपका अक्रिय गैसों के रूप में भी। तो आर्गन 18 हो गया। अब देखिए 18 18 2 20 20 3 23, आप ऐसे करते चले जाएंगे। अब देखिए जो हमने अभी आपको क्रम बताया था कि 1s फिर 2s फिर उसके बाद 3s फिर उसके बाद 3p 4s 3d 4p 4d 4f, ठीक है। अब उसमें देखिए मैंने बताया क्रोमियम जो 24 और कॉपर 29, ये दोनों क्या होती हैं आपकी अपवाद हैं। तो इसमें हम भरेंगे, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो पहले हम 3d में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, ठीक है। उसके बाद हम किसको भरेंगे 4s का। तो देखिए बेसिक की बात इतना है कि एग्जाम में जब भी आएगा, यदि अपवाद से आ गया क्रोमियम का और कॉपर का, तो आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना और आप एट इज क्वेश्चन वहाँ पे कर देना, ठीक है। और बाकी अपवाद को छोड़ बाकी जो आपका नियम बताया था हमने कि जो ऊर्जा का स्तर बढ़ते क्रम में हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, उसको ऐसे ही फिल करेंगे, ठीक है। आगे देखिए पाउली का एक्सक्लूजन नियम, यानी पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होगा वो विपरीत क्रम में होता है। जिससे कि देखिए एस में, जब एस में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, तो एस में मैक्सिमम कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भरेंगे, एक ऐसे भरेंगे एक ऐसे भरेंगे, स्पिन यानी उल्टा होगा।
अब पी में कितना होता है, पी में सब कक्षा कितनी थी, 3 थी। तो अब देखिए पी में से इलेक्ट्रॉन भरना है आपको 6 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको ऐसे नहीं भर दोगे कि ऐसे कर दिए और ऐसे कर दिए, फिर दो नहीं भरना है। पहले आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरोगे, जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल, ये हो गया कितना 3, अब ये देखिए 4, अब ये देखिए ऐसे 5, ऐसे 6। अब इसके बाद आता है आपका डी, डी में कितना होगा, 5 होगा, 4, 1 2 3 4 5, ठीक। अब इससे हमारे हमको 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर सिंगल, फिर सिंगल। अब इसका स्पिन करेंगे उल्टे में, फिर इसको ऐसे हम स्पिन इसका भर देंगे। ऐसे ही देखिए इसमें एफ में कितना होगा, 7 होगा, तो उसमें 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले एक सिंगल वे में स्पिन करेंगे, फिर उसके बाद उल्टा स्पिन कर देंगे, ठीक है। ये आपका पाउली का अपवर्जन सिद्धांत जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक दूसरे क्या होता है, विपरीत होता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपका KLMN में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर जाएंगे, 2 8 18 32, किस फार्मूले से, 2n² से, कल बताया था हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका। SPDF में S में 2, P में 6, D में 10, F में 14 अभी बताया। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसे होता है, अपोजिट होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। K में 1s होता है उपकक्षा, L में 2s 2p, 3 में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4f। क्वेश्चन आगे देख लीजिए। एस में कितने सब ऑर्बिटल्स हैं, 1, एक बॉक्स। पी में कितने हो, 3, क्योंकि 3s 3p 3d। और डी में कितने होते हैं, 5। और एफ में कितने होते हैं आपके, 7। अब देखिए फिर मैंने यहीं पे आपके ये जो क्रोमियम जो 24 पे था और कॉपर 29 पे क्वेश्चन के फॉर्म में बता दिया यहाँ पे कि पहले देखिए डी में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं और यहाँ पे डी 10 फुलफिल कर देते हैं पूरा, उसके बाद एस में भरते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, यानी क्रोमियम का और कॉपर का 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए अब आ गया एल्यूमिनियम, ठीक है। देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। अब इसमें हम देखेंगे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या बताया था आपको कि जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल। और बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम में कितना होता है, 13। तो देखिए 2 8 कितना हो गया, 10 हो गया एल में, और एन में 3, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, 3। आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल। अब बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन भरे थे उसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एल्युमिनियम की बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, 3 होगी। अब देखिए सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16, यानी सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका, 16। अब देखिए भरेंगे KLMN सॉरी, के में कितने होंगे, 2, एल में कितने हो गए, 8, और एम में कितने हो गए, 6। तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। यानी जो भी आपका आउटर मोस्ट सेल है जिसे बोलते हैं बैलेंस सेल, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आउटर मोस्ट सेल उसका मतलब होता है बैलेंस सेल। और बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय, वही क्या होगा, आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है। अब कैल्शियम का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए कैटायन, कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव, जिसपे क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट, यानी जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है, यानी त्यागता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है। डोनेट मतलब त्याग करना, तो वो क्या होगा, कैटायन होगा, पॉजिटिव होगा। एनायन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, वो क्या होगा, ऋणायन होगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन को त्यागे यानी कि डोनेट करे, मतलब कि वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एनायन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, मतलब वो क्या होगा, ऋणायन होगा। तो देखिए अब कैल्शियम पे जैसे हमने लगाया डबल चार्ज, डबल पॉजिटिव, यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, पॉजिटिव है मतलब कि त्यागा होगा अपने यहाँ से। तो देखिए कैल्शियम में कितना होता है, 20। तो हम भर दिए इसका 2 8 8 और 2, यानी देखिए 2 8 10 8 18 2 20। अब देखिए और इसको त्यागेगा किस कक्षा को, जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, अंतिम कक्षा में 2। अब क्या किया, 2 पॉजिटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो इसी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या इसने त्यागा है, यानी कि डोनेट कर दिया। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन गया, 288, यानी अब ये देखिए 2 8 18, ठीक है। अब इसको सब सेल में तोड़ दिया हम, तो 1s2 2s2 2p और 3s2 3p 6। चलिए देखिए अब देखिए फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, 9 होता है। अब इसका बनाएंगे जब, तो के में कितने 2 हो गए और एल में कितने हो गए, 8 हो गए। अब यहाँ पे 8 कैसे हुए, क्योंकि ये तो 9 है ना, तो इसका कितना होना चाहिए, 2 और 7 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे -1 का मतलब क्या, -1 होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 1।
तो 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हम भरे इसको कैसे 2 8 और सब कक्षा में होगा 1s2 2s2 2p6। कहने का इतना सा मतलब है सिर्फ कि जैसे देखिए हमने आपको बताया था अभी कैल्शियम का, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कैल्शियम का कि कैल्शियम में कितना होता है 20 होता है और डबल पॉजिटिव, तो 20 में से 2 घटा दिए कितना हुआ 18, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन इसका 18 का बनेगा। हाँ, और ये आपका माइनस चार्ज है, माइनस का मतलब होता है कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जब निकालेंगे, कल बताया था ना कि देखिए पॉजिटिव है तो उसमें से आप घटा दोगे, यानी कि 20 माइनस मैंने क्या कर दिया 2, और यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, यानी कितना हो गया इलेक्ट्रॉन 10, यानी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होगा वो कितने का बनेगा 10 का बनेगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं आप संयोजकता यानी कि बैलेंसिंग क्या होती है। देखिए संयोजकता, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज बैलेंसिंग, मतलब ये किसी भी तत्व के जुड़ने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं हम, संयोजकता बोलते हैं। अब संयोजकता निकालते कैसे हैं, देखिए जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल हमारा होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, और उसमें कितने होते हैं बैलेंस सेल सबसे अंतिम कक्षा में। तो यदि 1 से 4 तक आ रहे हैं, ठीक है, मैंने आपसे ऑक्सीजन का पूछा ना, आप उसको समझिएगा, यहीं से आपको आंसर देना होगा, यही मतलब इसका बेस होगा। 1 से 4 तक हैं तो वही आपके कितने हो जाएंगे संयोजकता कहे जाएंगे 1 से 4 में। लेकिन यदि आउटर मोस्ट सेल में 5 से 8 के बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कितना आ रहा है 5 से 8 के बीच में, तो आप क्या करोगे, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 8 से आप घटा दोगे, कितने से घटा दोगे 8 से घटा दोगे, तब क्या मिल जाएगा उसकी संयोजकता मिल जाएगी। 8 से घटाने पर क्या मिलेगी संयोजकता मिलेगी। 1 से 4 तक आ रहा है तो जो आउटर मोस्ट सेल में यदि 4 तक इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं तो उसकी संयोजकता 4 होगी। लेकिन यदि 5 6 7 8 के बीच में आ रहा है तो आप 8 में से माइनस कर दोगे, जो भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो उससे आपकी क्या मिल जाएगी संयोजकता मिल जाएगी, यानी बैलेंसी आपको पता चल जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, देखिए हमने लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक क्या होता है परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 7, ठीक है। अब देखिए 7 में कितना भरा गया 2 और 5 भरा गया, हमने क्या बताया था 4 तक यदि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी बैलेंसिंग हम 1 से 4 के बीच में जो भी आएगा उसको मान लेंगे। लेकिन अब 5 से 8 के बीच में आएगा तो हमने क्या बताया था कि उसको आप क्या करोगे 8 से सबट्रैक्ट करोगे, यानी कि क्या होगा आपका 8 माइनस 5 यानी कितना आया 3, यानी कि संयोजकता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए फ्लोरीन का क्या हो गया 9, ठीक है। अब ये देखिए 2 और 7, लास्ट जो आपका ये बैलेंस सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 7, हमने बताया था कि 5 से अधिक जब 8 में आएगा 8 तक आएगी तो आप 8 से उसको घटा लीजिएगा, तो 8 माइनस 7 कितना हो गया 1, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो गई 1। अब ऑक्सीजन का देखिए, जो हमने बोला था कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, तो 2 और 6 क्योंकि होता है 8, तो 2 और 6 हो गया कितने 8, परमाणु क्रमांक 8 होता है। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके 6 हैं, लेकिन बैलेंसी बताना आपको तो 5 से अधिक है, यानी कि 8 माइनस 6 जो भी इलेक्ट्रॉन था उसको क्या करते हैं हम घटा देंगे, यानी कि ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। आगे देखिए आयनों की संयोजकता, इसको इसी देखिए इसको आपको डायरेक्ट याद करना होगा, ठीक है। आयनों की संयोजकता कैसे निकालते हैं आपको इसको याद, देखिए आयनों की संयोजकता कितना होता है, यानी कि आयनों पर आवेश कितना होता है उनकी संयोजकता कितना, तो याद रखिए देखिए हाइड्राइड है यानी H माइनस तो उस पर क्या होगा 1 होगा। यदि अमोनियम है NH4 प्लस उसका कितना होगा 1 होगा, आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। कार्बोनेट का CO3 2 माइनस कितना होगा 2 होगा। बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस कितना होगा 1 होगा। नाइट्रेट का NO3 माइनस 1 होगा। हाइलाइड का 1 होगा, हाइलाइड में कौन जाएगा F माइनस Cl माइनस और आयोडीन माइनस यानी कि I माइनस आयोडाइड। अब फास्फेट का PO4 होल थ्राइस 3 माइनस कितना होगा 3 होगा। सल्फेट का SO4 2 माइनस कितना होगा संयोजकता सॉरी आयन की संयोजकता कितनी होगी 2 होगी। तो आप देखिए पूरा इसको याद रखिएगा, जैसा कि हाइड्राइड का H माइनस जो है इस पर डायरेक्ट याद रखिएगा, मुझे एग्जाम में दे दिया तो 1 होगा, ठीक है। एल्युमिनियम NH4 का कितना होगा 1 होगा। बाइकार्बोनेट का HCO3 माइनस कितना होगा 1 होगा। कार्बोनेट CO3 2 माइनस कितना होगा 2 होगा। नाइट्रेट NO3 माइनस का कितना होगा 1 होगा। हाइलाइड का जो भी है फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन इसका कितना होगा 1 होगा। फास्फेट PO4 3 माइनस कितना होगा 3 होगा। सल्फेट का SO4 2 माइनस इसकी आयनिक संयोजकता कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा अब देखिए दिया आपका
हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला, यानी कि केमिकल फार्मूला कैसे बनेगा। जैसे दे दिया आपको, देखिए एग्जाम्पल समझिएगा, MgO दे दिया है। अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा, तो देखिए Mg में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 12, जैसे मैंने बताया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 12, सॉरी परमाणु क्रमांक, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस करिए इसका 12 का, 2 8 10, क्योंकि 2 8 10 2 12। बैलेंसी कितनी होगी इसकी 2 होगी, जो आउटर मोस्ट सेल में आएगी, बैलेंसी बताया था। और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें 2 और 6, तो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, 5 से ज़्यादा है तो इसको क्या करेंगे 8 माइनस 6 कर लेंगे, यानी 2 आया, यानी इसकी बैलेंसी कितनी हो गई 2 हो गई। यानी जो भी मॉलिक्यूल्स दिया है, हमारा एलिमेंट दिया है, पहले उसका क्या करेंगे हम वैलेंसी निकालेंगे, तो वैलेंसी ने निकाल दिया, Mg का आ गया 2 और O का कितना आ गया 2। अब देखिए क्या करेंगे, अब पहले हम क्या करेंगे, इनका Mg ऐसे लिख लेंगे और O लिख लेंगे, ठीक है। और इनकी क्या करेंगे हम बैलेंसिंग लिख लेंगे 2 2, ठीक। अब इनका हम रेशियो ले लेंगे 1 1, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, अब तिर्यक होता है, यानी M 1 के साथ और O 1 के साथ, तो दोनों में क्या है इक्वल है, तो यानी बन गया आपका MgO, ठीक है। तिर्यक ले लेंगे, यहाँ पे यदि 2 रहता तो यहाँ 2 चला जाता, यहाँ पे 3 रहता तो यहाँ 3 चला जाता, यहाँ पे 1 है तो 1 गया, यहाँ पे 1 है तो 1 गया, ये बन गया आपका MgO, ठीक। आगे देखिए अब लिया है एल्युमिनियम और क्लोरीन, एल्युमिनियम और क्लोरीन। एल्युमिनियम में कितना होता है 13 होता है, अब इसका बैलेंस कितना होगा 2 8 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अंत में 3 है, यानी कि कितना आ गया 3। अब क्लोरीन का कितना होता है 17, यानी 2 8 7, 7 क्या हो गया 5 से ज़्यादा हो गया, आउटर मोस्ट सेल में बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 7 से ज़्यादा हो गया, यानी 6 माइनस सॉरी 6 माइनस नहीं 8 माइनस होगा, कितना होगा 8 माइनस 7, बताया था ना कि 8 से घटा देते हैं तो कितना आ गया 1। अब इनका हम लिख लेते हैं क्या बैलेंस लिख लेते हैं, तो बैलेंसिस का आ गया कितना एल्युमिनियम का 3 और क्लोरीन का 1। अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा, तो हमने बताया तिर्यक गुणा कर दीजिए इसे, तो देखिए Al यानी एक आया, एक मतलब एक लिखा नहीं जाता है, और Cl कितना आ गया 3, यानी फार्मूला बन गया AlCl3, ठीक है, AlCl3। अब ऐसे ही आप देख लीजिएगा सोडियम का CO3 के साथ, और CO3 का मैं डायरेक्ट आपको बताया था अभी कि इसका संयोजकता कितना होता है, आपको याद करने के लिए बताया नहीं था। CO3 का कार्बोनेट का कितना होता है 2 होता है, तो आप उस सारणी को याद कर लीजिएगा, उसके बाद जितना हमने आपको आयनों की संयोजकता बताया उससे बाहर आपसे पूछे नहीं जाएंगे। आप क्लास करने के बाद PYQ लगा के देख लेना, आपके सारे PYQ सॉल्व हो जाएंगे, क्लास से ही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। KNO3 NO3 का मैंने कितना होता है नाइट्राइट का 1 बताया था। अब इस आप फार्मूला को नोट कर लीजिएगा और खुद से एक बार बना के ट्राई करिएगा, बनाने का तरीका वही रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए KNO3 जो है जिसे क्या बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, ये गन पाउडर में यूज होता है, गन पाउडर यानी बारूद वाले में, किसमें ना बारूद वाले में KNO3 फार्मूला होता है। इसे बोलते हैं क्या गन पाउडर, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सॉरी KNO3। अब देखिए आइसोटोप्स, आइसोटोप्स हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। इसको सिंपल लैंग्वेज ये समझिएगा कि समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं सेम होते हैं, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचना है इसमें। समस्थानिक क्या है जिनके परमाणु क्रमांक सेम हो और परमाणु भार अलग हो, यानी एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास क्या हो आपका अलग अलग हो। देखिए 1H1 1H2 1H3, अब देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि परमाणु क्रमांक सेम है, लेकिन परमाणु भार यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये क्या अलग अलग हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन समस्थानिक पूछे भी जाते हैं, तो 1H1 को क्या बोलते हैं हम प्रोटियम, क्या बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं हम 1H1 को प्रोटियम। 1H2 को क्या बोलते हैं ड्यूटेरियम, 1H2 को क्या बोलते हैं हम ड्यूटेरियम। और 1H3 को क्या बोलते हैं ट्राइटियम, क्या बोलते हैं इसको ट्राइटियम। आप इसको क्या करिएगा याद रखिएगा। आगे चलिए, अब देखिए एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो समस्थानिक कहलाते हैं। यही तो मैंने आपको बताया था कि आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक सेम हो और परमाणु भार अलग हो। इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंस एटॉमिक मास इज नोन एज आइसोटोप्स। Isotopes are having same chemical properties but having different physical property। और फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा एटॉमिक मास पे, ठीक है। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है यानी कि आप याद रखिएगा जो समस्थानिक होते हैं आइसोटोप्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुणधर्म क्या होती है समान होती है, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक समान होता है। इनका फिजिकल
जो प्रॉपर्टी होता है भिन्न होता है, क्योंकि इनका एटॉमिक मास क्या होता है, अलग होता है। तो देखिए, समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन जैसे भौतिक गुण इनके अलग-अलग होते हैं। ठीक है? अब देखिए, हाइड्रोजन का समस्थानिक हमने आपको बताया है, 1H1 को क्या बोलेंगे, प्रोटियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम को बोलते हैं 1H2 बोलते हैं, टाइटेनियम का बोलते हैं 1H3। ठीक है? तो इसमें देखिए, एटॉमिक नंबर 1-1 होगा, प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होगी, क्योंकि प्रोटॉन किसे बोलते हैं, परमाणु क्रमांक को। और यदि कोई चार्ज नहीं है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1-1-1 होंगी। ठीक है? आगे चलिए, देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1-1-1। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होगा, के में भरे जाएंगे। और न्यूट्रॉन कितने हो गए, 0, 1 एंड 2। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बताया था, कैसे था हमने, कि कोई मॉलिक्यूल्स एक्स है, मान लीजिए ए है हमारा, तो ए माइनस जेड कितना होगा, एन के बराबर होता है। ठीक है? चलिए आगे देखिए, अब देखिए, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक, अब ड्यूटेरियम के बाद जैसे जैसे इसमें क्या क्या आपका ड्यूटेरियम की बात किया है, ड्यूटेरियम देखिए 1d2 + 0 क्या बना, ड्यूटीओ। अब याद रखिएगा, हैवी वाटर एग्जाम में पूछा जाता है आपका, कि हैवी वाटर, ड्यूटेरियम जो हमारा क्या है, वो हैवी वाटर है। ड्यूटेरियम को हैवी वाटर यानी भारी जल कहते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर वेट याद रखिएगा डायरेक्ट, भारी जल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 20 होता है। समानता जो जल होता है उसका कितना होता है, H2O का 18, उससे 2 अधिक होता है ड्यूटेरियम। ठीक है? और वैसे भी जब भारी जल कह रहा है तो 18 वाला, यानी जो H2O हम हमेशा यूज करते हैं, उससे क्या होगा, अधिक होगा, तो 2 कितने अधिक होंगे, 2 अधिक होंगे। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा आप, कि ड्यूटेरियम भारी जल, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 20 होता है, और H2O कितना होता है, 18 होता है। आप इसको फैक्ट को डायरेक्ट याद रखिएगा। अब ड्यूटेरियम खोज यानी भारी जल की खोज किसने की थी, किए थे इसने, एससी क्वेरी। किसने किया था, एससी क्वेरी साहब ने किया था। ठीक है? एससी यूरे, सॉरी, साइंटिस्ट का नाम एससी यूरे ने किया था। डिस्कवरी किसका, डिस्कवरी तो बोलेंगे डिस्कवरी ऑफ ड्यूटेरियम, यानी कि भारी जल की खोज एससी यूरे साहब ने किया था। और ना इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया था, मॉडरेटर के रूप में। मॉडरेटर मतलब होता है मंदक के रूप में, यानी भारी जल का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि नाभिकीय जो संयंत्र हमारे भट्टियां होती हैं उसमें हम मंदक के रूप में करते हैं। ट्राइटियम को लिखते हैं 1s3 या 1t3। ये क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, यानी रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ठीक, अब देखिए आगे आइसोबार। देखिए, हमने आपको आइसोटोप्स में बताया था कि जिनके परमाणु क्रमांक सेम हो, परमाणु भार अलग अलग हो, लेकिन आइसोबार यानी समभारिक, यानी कि समान भार के, मतलब कि इनका एटॉमिक मास जो होगा वो बराबर होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होगा, अलग अलग होगा। देखिए, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का 19, और कैल्शियम का कितना हो गया, 20। लेकिन परमाणु मास का आर्गन का भी कितना है आपका, 40 है, पोटेशियम का भी 40 है, कैल्शियम का भी 40 है। देखिए लिखा है, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन परमाणु भार एक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, समभारिक, मतलब क्या बोलते हैं, आइसोबार। यानी एटॉमिक मास इज सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, अब एटॉमिक मास सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज नॉट सेम, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, आपका डिफरेंट होगा। ठीक है? चलिए अब देखिए सम न्यूट्रॉन। सम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी जिनके पास न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो उन्हें क्या कहते हैं, हम आइसोटोन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स, यानी कि सम न्यूट्रॉन बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर हो, सम न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया, देखिए 7n15O816। अब देखिए, हम क्या बताया था आपको, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, एटॉमिक मास में से परमाणु क्रमांक घटाइए, तो 15 में 7 गया, कितना बचेगा, 8, यानी 8 क्या होगा आपका, न्यूट्रॉन हो गया। अब देखिए यहाँ पे 16 में से 8 घटाइए, कितना बचेगा, 8, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 8। तो 7n15 और 8O16 ये क्या होगा, सम न्यूट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। अब देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ होंगे उसे क्या बोलेंगे हम, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, यानी सम इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए 11Na+, अब देखिए प्लस क्या होता है, जो डोनेट कर दिया तो उस पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 11 में से गया 10, जिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान उसे क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पे जो 8O2- है, 2- का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, यानी पहले 8 था, अब कितना हो गया, 10 हो गया।
और यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? समान होगी। तो उसे क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। हमने बताया था कि देखिए, एक बार फिर से कुछ समझ लीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज इस पे दिया हुआ है, ठीक है? तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो प्लस का 1 दिया है ना, प्लस का 1 चार्ज है ना, तो माइनस का यहाँ पे 1 कर देंगे, यानी कितना आ गया? 10। अब इधर देखिए, यहाँ पे कितना किया है? 2 माइनस दिया है, यानी कि 8 में क्या करेंगे? माइनस में दिया है ना, तो प्लस कर देंगे। कितना आ गया? 10। हमने कल इसको बहुत अच्छे से बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का। तो ये हो गया आपका, इसे क्या बोलेंगे? जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम, उसे क्या बोलेंगे हम? सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। चलिए, अब बस इसके डेफिनेशन थोड़े बहुत बचे हुए हैं, इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इसको फास्ट करके देखिएगा, ठीक है? देखिए, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, सबको पता है, ठीक है? इस पे चार्ज कितना होता है आपका? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और रिलेटिव चार्ज कितना होता है इस पे? माइनस का 1। इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन के बीच क्या होता है? संबंध याद रखिएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन के बीच, कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मास ऑफ हाइड्रोजन के 1/1837 गुना है। कितना है? 1/1837 गुना है। यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? मास ऑफ हाइड्रोजन के 1/1837 के बराबर है। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया किसने किया था? जे थॉम्सन ने। किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? जे थॉम्सन ने। इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसको याद रखिएगा। चार्ज की खोज किसने की थी? तो मिल्टन ने की थी। कोई ज़्यादा इसको मतलब एक बार देख लीजिएगा वैसे सही। और कौन सा एक्सपेरिमेंट था ये? आयल ड्रॉप ऑफ एक्सपेरिमेंट था, जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का माइनस, उसको किसने खोज किया था? मिलिकॉन ने खोज किया था। इलेक्ट्रॉन शब्द दिया था जीजे स्टोनी ने। किसने दिया था? जीजे स्टोनी ने। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, इसे बोलते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसे क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन को। इसमें क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, ठीक है? और मास कितना होगा इस पे? इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर इलेक्ट्रॉन होगा। अब आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कि इलेक्ट्रॉन का मास हमने आपको कितना बताया था। मैं आपको हिंट करता हूँ, 9 पॉइंट कुछ था, जो 10⁻31 के बराबर था, ठीक है? आप उसको आप क्या करिएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने आपको क्या बताया था। मात्रा के साथ बताना, यानी यूनिट उसके साथ रहे। अब इसका चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक? चलिए आगे देखिए। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स किस पे करता है? परमाणु क्रमांक पे। ये किसने बताया था? कल हमने इसको पढ़ाया था। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसने बताया था केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है हमारा एटॉमिक नंबर पे। जो कल का लेक्चर था केमिस्ट्री का, उसमें सबसे लास्ट पॉइंट यही था, ठीक है? अब आगे देखिए। देखिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा मोस्ट ऑर्बिटल, बाहरी सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, उसमें क्या होता है? उसे बोलते हैं बैलेंस सेल बोलते हैं। और बैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन। हमने आपको बैलेंसिंग निकालने का तरीका बताया था कि 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, तो संयोजकता उसकी 1 से 4 के बीच में हो जाएगी। लेकिन 5 से 8 के बीच में भरे गए हैं, तो 8 से आप घटा के उसकी बैलेंसी लिखोगे। देखिए, इसमें मेन क्या है? जो मेन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि खुद वो स्टेबल होते हैं। तो जो मेन मेन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। भाग लेता है कौन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा? संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो कहाँ होता है? मोस्ट आउटर सेल में होता है, जो बाहर होता है, जिसकी संयोजकता होती है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उसमें केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो बस आपको यही तो याद रखना है कि जो मेन इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स के मेन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन है, मेन इलेक्ट्रॉन है, वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो हमारा आउटर मोस्ट सेल होता है, जिसे हम बैलेंस सेल बोलते हैं, और उसमें पाने जाने वाले जितनी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसमें क्या बोले? बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति होती है, ठीक है? अब ये क्या होता है? पार्टिकल्स और वेव, यानी कि इलेक्ट्रॉन दो दो फॉर्म में, यानी पार्टिकल और वेव। तो इसे बोलेंगे डुअल नेचर है इसका। मास लेस देन जितना कम है, वेलोसिटी डज नॉट इक्वल 0। मास जितना कम है, ठीक है? अब नोट देखिएगा इसमें। द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज निगेटिव। यानी जो टोटल एनर्जी होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होगा? ऑलवेज निगेटिव होगा, ठीक है? अब देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिट में भरे जाते हैं, ठीक, जो भी हमारे ऑर्बिट में भरे गए, बाहर से एनर्जी दिया जाएगा। मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें भरा गया, ठीक है? अब बाहर से एनर्जी इसमें दिया जाएगा जब,
तो ये क्या होगा, ये अगली कक्षा में चला जाएगा, क्योंकि जो जितना दूर है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस से उस पे न्यूक्लियस फ़ोर्स उतना ही कम लगेगा, यानी वो उतनी परिबद्धता से बँधा हुआ नहीं है, जो जितना पास उसे उतना तेज़ आकर्षण से नाभिक बाँधा हुआ है, नाभिक से दूर है यानी कि उतना कम न्यूक्लियस फ़ोर्स उस पे लगा हुआ है। तो उसको हम बाहर से एनर्जी देंगे तो वो अगली कक्षा में चला जाएगा, ठीक है? और बाहरी कक्षा से यदि जो उत्तेजित कक्षा जो है, एक्साइटेड शेल से यदि इलेक्ट्रॉन फिर पिछली कक्षा में आता है, तो गामा रेज़ के रूप में क्या कहता है, एनर्जी को लॉस करेगा। जब एनर्जी को लॉस करेगा, तो फिर वो उसी कक्षा में पुनः वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। एनर्जी ज़्यादा किसकी होती है? जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है। बताया था ना Kl मैंने, तो इसमें सबसे कम किसका था? K का, लेकिन सबसे अधिक O का, क्योंकि O हमारा नाभिक सबसे दूर था। तो जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी जो होगी आपकी, उतनी ही कम होगी। उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही कम होगी। बस आपको मोस्ट यही लाइन याद रखना था इसमें। अब देखिए प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ई. गोल्डस्टीन ने। और टर्म कौन दिया था? रदरफोर्ड। ज़्यादातर इस एग्जाम में ऑप्शन में आपको रदरफोर्ड ही देखने को मिलता है, ठीक है? प्रोटॉन की खोज में भी। तो प्रोटॉन की जो खोज है, वो किया था किसने? ई. गोल्डस्टीन ने, लेकिन टर्म किसने दिया था? रदरफोर्ड। आपको ऑप्शन में रदरफोर्ड ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। चार्ज, इस पे एब्सोल्यूट चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। जो प्रोटॉन का चार्ज होता है, देखिए हमने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन का कितना था? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, माइनस लगा के। लेकिन प्रोटॉन में क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻19। रिलेटिव चार्ज वहाँ बताया था हमने इलेक्ट्रॉन में -1, यहाँ पे क्या होगा? +1, ठीक है? और वहाँ पे मास हमने कितना बताया था? बताइएगा। मास वहाँ पे हमने बताया था आपको 9 पॉइंट, क्या बताया था? 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। लेकिन प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻27 केजी। मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? मास ऑफ हाइड्रोजन के। और एक मैंने आपको सिद्धांत और बताया था वहाँ पे, रिलेशन, कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो मास ऑफ हाइड्रोजन के कितने गुने से? 1/1837 गुने के बराबर होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है? मास ऑफ हाइड्रोजन के। तो ये क्वेश्चन यदि यहाँ पे इक्वल हमने सीन लगा दिया कि जस्ट मतलब इक्वल होते हैं, तो एक रिलेशन ये भी हो सकता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, वो मास ऑफ प्रोटॉन के 1/1837 गुने के बराबर होगा, क्योंकि वहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ हाइड्रोजन के 1/1837 गुने के बराबर था। यहाँ मैंने बताया कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन के जस्ट लाइक इक्वल होता है, ठीक है? आगे, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, जीरो चार्ज। मास कितना होता है इसका? मास होता है आपका 1.674 इंटू 10⁻27 केजी, ठीक है? और इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लीजिएगा आप, तो सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, और सबसे अधिक होता है न्यूट्रॉन का। इसका मास सबसे अधिक किसका होता है? न्यूट्रॉन का, और उससे प्रोटॉन का, उससे कम इलेक्ट्रॉन का। अभी आपका टॉपिक पूर्णतः समाप्त हो गया, ठीक है? थोड़ा हमने फास्ट किया था क्योंकि आज टॉपिक ज़्यादा था इसमें। ये आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। आप अब किसी भी पीवाईक्यू बुक उठाइएगा, जो भी रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप बना के देखिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है? एटम चैप्टर से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, तो क्लास को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।